हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ASO एकेडमी में। दोस्तों, जो पिछले वर्ष मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैंगे। तो दोस्तों, उसी कड़ी में ये आज हमारा 5वीं क्लास हैगी, जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमको निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे ये एक टैंक बना हुआ है, जिसमें इसकी जो लंबाई दी है दोस्तों वो 10 मीटर है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई हो गई दोस्तों, ठीक है। आगे बोल रहा है दोस्तों 5 मीटर चौड़ा है ये, तो इसकी चौड़ाई ये हो गई। तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं दोस्तों हम, ये इसकी चौड़ाई हो गई। और बोल रहा है दोस्तों 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ तक 2 मीटर तक पानी भरा हुआ है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो वह बोल रहा है दोस्तों कि टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब जिसमें पानी भरा हुआ है उस तल का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो उस तल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए ये गीला, ये वाले फेस की बात की जाए दोस्तों, तो ये यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो ये वाला जो फेस दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पीछे भी होगा। और ये वाला जो फेस दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये एक इस साइड है और दोस्तों एक इस साइड होगा, और एक ये नीचे वाला तल होगा जिसमें जो पानी से गीला हैगा। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो चलिए हम पहले इस वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये वाले फेस का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये वाले एरिया इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों ये A1 मान लेते हैं इसको हम। तो ये कितना हो जाएगा इसका, देखिए क्षेत्रफल क्या होता हैगा, लंबाई गुणित चौड़ाई होता हैगा। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, जिसको हम L और B से डिनोट करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ। तो देखिए कैसे निकलेगा, A1 कैसे निकलेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, 10 गुणित क्या करेंगे दोस्तों, इसकी लंबाई होगी हमारी 10 और ये चौड़ाई विड्थ कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 2 है, मतलब 2 ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे 2। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये हमने केवल जो सामने हमको फेस दिख रहा है उसका हमने क्षेत्रफल निकाला है, पीछे भी होगा तो पीछे का क्षेत्रफल, मतलब ये कितने हैं, 2 हैं, ये वाले फेस कितने हैं, 2 हैं, इसलिए हम इस पर 2 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 40, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम ये वाला जो फेस दिख रहा है आपको, ये वाला, इसका एरिया निकालते हैं। लेकिन ये एक नहीं है दोस्तों, दूसरा भी होगा, इस साइड होगा, तो इसका A2 एरिया निकालते हैं। तो A2 कैसे निकलेगा देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है यहाँ पे 5, और इसकी चौड़ा कितनी है दोस्तों, विड्थ कितनी है 2। तो ये हो जाएगा इंटू 2 कर दिया। तो अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो गया। लेकिन ये 2 हैं तो इसमें इंटू 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 20 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका नीचे वाला तल भी गीला होगा, जो हमको दिख नहीं रहा है, ये इसके यहाँ, ये वाले इसके नीचे वाला जो तल हैगा, इस टैंक का जो तल है दोस्तों वो भी गीला होगा। तो A3 उसको नाम दे देते हैं। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 10 गुणित ये इसकी विड्थ हो जाएगी दोस्तों 5। कितना हो गया दोस्तों, ये 50 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऊपर का तो गीला होगा नहीं, इसलिए इसमें हम 2 का गुणा नहीं करेंगे। अब हमको टोटल एरिया पूछा है तो हम इन सबको जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 0,
5 और 2 7 और 7 और 4 11 हो जाएगा दोस्तों ये मीटर स्क्वायर। इसका हमारा टोटल एरिया हो जाएगा जिसमें जो कि पानी से गीला है। तो हमारा आंसर क्या है 110 आंसर आ गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 110 मीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं दोस्तों। तो यह संख्या होगी, हमको ये निकालना है कि यह संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों इसको करने के कई तरीके हैं। इसको बेसिक से भी किया जा सकता है लेकिन उसमें टाइम टेकिंग होगा बहुत, तो हम इसको ऑप्शन के थ्रू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि हम मान लें कि वह संख्या 43 हैगी, तो देखिए कैसे करेंगे। 4 गुणित 3 करें यदि हम दोस्तों, तो ये 12 आता है। मतलब पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। लेकिन अब क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि इन संख्या में 36 जोड़ दिया जाता हैगा, किस संख्या में दोस्तों 43 में यदि 36 को हम जोड़ दें तो इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। अंकों का स्थान परस्पर बदल जाने का मतलब क्या है दोस्तों कि ये क्या हो जाए, ये वाली वैल्यू जैसे 43 है तो ये क्या हो जाए 34 हो जाए यदि उसमें 36 जोड़ दे। तो वो ऐसा बोल रहा मतलब इकाई का अंक दहाई का अंक बन जाए और दहाई का अंक इकाई का अंक बन जाए। तो देखते हैं इसमें, ये तो बनेगा नहीं दोस्तों। फिर भी देखिए 6 3 9 हो रहा है ये, और 4 और 3 7 हो रहा है, तो ये 79 हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा, मतलब हमारा पहला आंसर तो नहीं होगा, पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों, 26 को लेते हैं, 2 गुणित 6 करते हैं तो कितना हो रहा है 12 हो रहा है। तो ये ठीक है 12 तो हो रहा, मतलब हमारी पहली कंडीशन तो इससे सेटिस्फाई हो रही कि इनके अंकों का गुणनफल जो है वो 12 है। लेकिन दोस्तों यदि इस संख्या में 36 को जोड़ दिया जाता, मतलब 26 में यदि हम 36 जोड़ दें दोस्तों, तो वो बोल रहा है कि उसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। मतलब 6 6 12 और कैरी 1 3 और 2 5 और 1 6। तो देखिए दोस्तों 62 ये आ गया। मतलब इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल गए। मतलब जो एक अंक पहले इकाई में 6 था अब वो दहाई में चला गया, और जो अंक दहाई में था वो इकाई में आ गया। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कार किसी दूरी के 1/4 हिस्से को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और शेष दूरी को इसकी दोगुनी चाल से तय करती है। यदि उसे कुल समय 10 घंटे लगे तो कुल दूरी क्या होगी दोस्तों, ये हमको फाइंड करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको। दोस्तों हमें पता है कि जो स्पीड होती हैगी वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या दिया कि एक कार किसी दूरी के 1/4 हिस्से को, 1/4 मतलब 1/4, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, जो नीचे की वैल्यू होती है वो टोटल दूरी, टोटल होता है। तो यहाँ पे दूरी की बात हो रही है तो मतलब ये टोटल दूरी है। तो यदि हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों, तो अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर भी और नीचे भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो x/4x हो गया। मतलब हमारी टोटल दूरी क्या हो गई दोस्तों, टोटल दूरी हो गई हमारी 4x, और हमने 25 किलोमीटर की चाल से जो दूरी तय की है वो कितनी हो गई, x हो गई। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने दोस्तों यहाँ पे पता है हमको कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। मान लेते हैं कि हमने जो x दूरी है दोस्तों,
वो कितने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, प्लस, लेकिन ये हमारी टोटल पूरी दूरी तो हुई नहीं, हमारी पूरी दूरी तो 4x है, हमको अभी 3x और चलना है, और शेष दूरी मतलब 4 हम एक चल चुके हैं, x दूरी चल चुके हैं, तो कितनी बची, 4x में से x जाएगा तो 3x, तो 3x की हमारी दूरी और चलना है हमको। अब वो कितने की स्पीड से चलेंगे, तो क्या बोल रहा है कि उस दूरी को दुगनी चाल से तय करता है, मतलब यदि पहले चाल 25 थी तो अब कितनी हो गई, 50 हो गई। और ये क्या है दोस्तों, ये भी टाइम है जो 25 किलोमीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में लगा, और ये 50 किलोमीटर इतनी दूरी, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम लगा हमको 10 घंटा। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। एलसीएम जब लेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ये 50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 25, यहाँ पे आ जाएगा ये 2x प्लस 3x बराबर 10 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 5x बराबर 500 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, एक बार जाएगा ये 100 आ जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर कितना आ गया, 100 आ गया हमारा। और हमसे पूछा क्या है, तो कुल दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों टोटल दूरी हमारी कितनी है, 4x है, और x की वैल्यू हमारी कितनी हैगी, 100 है, तो इसमें 4 से इंटू कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 400। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 400 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से है दोस्तों। बोल रहा है कि ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है, बी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उसी काम को, सेम काम है दोस्तों, उसी काम को 12 दिन में पूरा कर पाता है। यदि दोनों साथ मिलकर 6 घंटे काम करें तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, हमको ये निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ए है, ये कितने 10 घंटे काम करता है एक दिन में, और कितने दिन काम करता है, 8 दिन काम करता है, तो ये हो गया ये। और इसी काम को दोस्तों बी जो है कितने दिन में करता है, 8 घंटे काम करता है एक दिन में, और कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। ये हो गया, सेम काम है दोनों दोस्तों, इसलिए हमने बराबर कर दिया। अब क्या है दोस्तों, इसको काट देंगे, 8 से 8 चला जाएगा, और यहाँ से ये 2 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा। तो ए बटे बी का रेशो कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ से ए बटे बी कितना हो जाएगा, यहाँ से ए बटे बी कितना, 6/5 हो जाएगा, ये 6/5 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, बोल रहा है यदि दोनों साथ मिलकर 6 घंटे काम करें तो उन्हें काम करने में पूरा समय कितना लगेगा। तो दोस्तों काम तो सेम ही है, तो काम को सेम है, तो इन दोनों में से किसी एक को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए गुणित 10 दिन में गुणित 8, ये हो गया। ये वाला काम बराबर किसके हो जाएगा, जो दोनों मिल के करेंगे, तो ए प्लस बी, ये बी कितने घंटे काम करते हैं, ये दोनों मिलकर 6 घंटे काम करते हैं, और कितने दिन में ये हमको निकालना है, तो उसको मान लेते हैं हम x दिन में करेंगे। अब दोस्तों a की वैल्यू 6 और b की जगह 5 रखना है, बस यहाँ पे रख देते हैं हम 5। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6 है, तो a की जगह हम कितना रख देंगे, 6 रख देंगे, गुणित 10
गुणित 8 बराबर ए और बी की वैल्यू कितनी है 6 और 5, तो जोड़ के लिख देते हैं दोस्तों 11 गुणित 6 और गुणित एक्स कर दिए दोस्तों। क्योंकि काम जो है हमारा समान है इसलिए हम इनको बराबर कर रहे हैं। अब दोस्तों कुछ काट देते, इस 6 से ये 6 कट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 80 ये हो जाएगा हमारा 80 बटे 11। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। मतलब कि इतने दिन उन लोग काम करेंगे। लेकिन हमको ऑप्शन में यदि देखना है तो ये इसको 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 11 सत्ते 77 और यहाँ पे बचेगा दोस्तों 3 बटे 11। मतलब 7 सही 3 बटे 11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि 999 और 999 का औसत हमको निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं दोस्तों, जितनी भी संख्या दी है उनको जोड़ देते हैं और जितनी संख्या दी है उसको उस संख्या उतनी से डिवाइड कर देते हैं। तो 9 प्लस 99 प्लस 999 कर देंगे यहाँ पे हम। ठीक है दोस्तों, पहले जोड़ लेते हैं इनको। तो यदि हम यहाँ से 9 कॉमन ले लें दोस्तों, तो ये 9 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111। यदि इसको जोड़ दे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये 9 गुणित 111 में 11 जोड़ेंगे दोस्तों तो 122 और 123 हो जाएगा ये। और दोस्तों हमको औसत निकालना है तो संख्या कितनी है, 1 2 3 संख्या, इसलिए बटे 3 कर देंगे। अब इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब 3 का गुणा इसमें कर देते हैं दोस्तों, तो 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 369 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी, ये हमको बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे दोस्तों। यदि अभी वर्तमान में इनकी टोटल आयु निकाली जाए तो कैसे निकालेंगे, 21 गुणित 5 कर देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10, 105 इसका ये आ जाएगा। मतलब अभी इनकी टोटल आयु कितनी है, 105 वर्ष है। क्या बोल रहा है आगे, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। तो दोस्तों यदि अभी सबसे छोटा सदस्य 5 वर्ष का है तो 5 साल, मतलब कि सभी की आयु में 5-5 वर्ष की बढ़ोतरी हुई होगी। मतलब कि टोटल 5 सदस्य है तो 25 वर्ष की बढ़ोतरी हो गई होगी सबकी आयु में, तो टोटल आयु में। तो मतलब कितना हो जाएगा, मतलब टोटल आयु में से यदि 25 साल को घटा दिया जाए तो हम 5 साल पहले पहुंच जाएंगे। तो मतलब इसको यदि हम घटाएंगे तो कितना जाएगा, 10 में से 2 गए 8, तो ये कितना हो गया 80 हो गया। मतलब कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की टोटल आयु कितनी थी, 80 वर्ष थी। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि हमको औसत निकालना हैगा। तो औसत निकालने के लिए हमको मालूम है दोस्तों, टोटल बटे जितनी भी संख्या रहती है उससे भाग दे देते हैं। तो किससे भाग देंगे दोस्तों, अभी 5 सदस्य है लेकिन एक बच्चे के जन्म के समय कितने सदस्य रहे होंगे, केवल 4 सदस्य रहेंगे, तो 4 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा, 4 एकम 4 और यहाँ पे कितने आ जाएगा, ये 20, 4 दूनी 8 और 0, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 20 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, और यदि 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 10 गुनी हो जाए तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, हमको ये बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 10 वर्ष पूर्व की बात की जाए दोस्तों, यदि 10 वर्ष हम पूर्व की बात करें, 10 वर्ष पूर्व की बात करें, मतलब 10 वर्ष पहले की बात करें, तो क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो माँ, मतलब इसको मदर और डॉटर की जो आयु का अनुपात था वो कितना है दोस्तों, माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। मतलब दोस्तों यदि पुत्री 1 वर्ष की है, मान लीजिए 1 है तो उसकी माँ कितने गुनी हो जाएगी, उससे 3 गुनी, मतलब 3 हो जाएगी। यदि पुत्री 1 अनुपात में 1 है तो माता कितनी हो जाएगी, 3 अनुपात में हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, और यदि 10 साल बाद, यदि 10 साल बाद की बात करें दोस्तों हम, तो 10 साल यदि बाद की बात करें तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, 10 साल बाद उनकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब यदि उसकी पुत्री अनुपात में 1 है 10 साल बाद, तो उसकी माँ कितनी हो जाएगी, अनुपात में 2 हो जाएगी, मतलब 2 गुनी हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे यदि बात की जाए तो 3 में से 1 घटाते हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2 आ रहा है हमको। और यहाँ पे यदि इन दोनों को घटाते, 2 में से 1 घटाते तो यहाँ पे 1 आ रहा है। मतलब आयु का जो अंतर है दोस्तों, वह 10 साल में, 20 साल में या 100 साल की भी बात की जाए तो दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर हमेशा समान रहता है। लेकिन हमारा यहाँ पे समान नहीं है, यहाँ पे इन दोनों का अंतर 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे इसका अंतर 1 आ रहा है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे दोस्तों, इस 1 का गुणा हम ऊपर कर देंगे और इस 2 का गुणा इस नीचे वाली में कर देंगे। जब 1 का गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 3 अनुपात 1 ही मिलेगा, मदर और डॉटर का अनुपात। और जब 2 का गुणा नीचे करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 1 हो जाएगा, 4 अनुपात 2 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये बैलेंस हो गया है। 3 में से 1 घटाएंगे तो भी 2 आएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, मतलब अब ये सही हो गया अनुपात। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए जो 10 वर्ष पहले का अनुपात है और जो 10 वर्ष बाद का अनुपात है, उनके बीच में अंतर कितना है, यहाँ पे और यहाँ पे अंतर कितना है। तो ये कितने का अंतर बता रहा है दोस्तों, 1 का अंतर बता रहा है। 2 में से 1 गया 1, या यहाँ से देखोगे तो 4 में से 3 गया 1। ये तो हुआ दोस्तों अनुपात में अंतर। यदि हम ओरिजिनल वैल्यू की बात करें जाए तो हम 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, मतलब कितना हो गया दोस्तों, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, मतलब टोटल 20 साल का अंतर है ये। यदि संख्या में देखी जाए तो यहाँ पे 1 बराबर 20 हो गया। अब क्या है दोस्तों, अब यदि हम इसके 10 साल बाद की आयु निकालते हैं तो डॉटर की आयु कितनी हो जाएगी, डॉटर की आयु हो जाएगी 20 गुणित 2 कर देंगे तो डॉटर की, यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, ये मदर और ये डॉटर। तो 10 वर्ष बाद यदि इनकी आयु निकाली जाए, 10 वर्ष के बाद की आयु बोल रहे हैं दोस्तों, 10 वर्ष बाद की, तो जो पुत्री है वो कितने साल की हो जाएगी, 40 साल की, वर्तमान से 10 साल बाद। और माता जो है वो कितने साल की हो जाएगी, 80 साल की, ये हो जाएगी। लेकिन 10 वर्ष बाद वर्तमान से, लेकिन हमको क्या चाहिए दोस्तों, वर्तमान आयु चाहिए है। तो वर्तमान से हम 10 वर्ष बाद की बात करें तो इन दोनों में से 10-10 घटा देंगे तो हमको वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगी डॉटर, और मदर कितनी हो जाएंगी, 70। अब इनका अनुपात चाहिए दोस्तों हमको, तो 1 से ये 1 कट चला जाएगा तो अनुपात कितना जाएगा दोस्तों, 7:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 7:3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक पंसारी 5 रुपये 5 अंडे
₹4 में ख़रीदता है और उनमें से 4 अंडे ₹5 में बेच देता है, तो उसे हुई हानि अथवा लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों इसको करने का एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन मैं वो आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये वाला क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। यदि आप ये इसको बेसिक से करेंगे तो आपको पता होगा, आपको नॉलेज होगा कि असल में होता क्या है। इसलिए मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 5 अंडे जो हैं हमने कितने में, एक पंसारी ने कितने में ख़रीदा? ₹4 में ख़रीदा, ₹4 में ख़रीदा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हो गई इसकी ये। तो एक अंडा दोस्तों कितने रुपए में ख़रीदा होगा? 5 अंडे तो ₹4 में ख़रीदा, तो एक अंडा कितने में ख़रीदा होगा? 4/5 में ख़रीदा होगा, ₹4/5 में ख़रीदा होगा, ठीक है। और दोस्तों उसने 4 अंडे ₹5 में बेच दिए, 4 अंडे ₹5 में बेच दिए, तो मतलब सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो गई? सेलिंग प्राइस 4 अंडे ₹5 में बेच दिए, ₹5 में बेच दिए, ये ₹5 में बेच दिए, तो एक अंडे की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? एक बराबर कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा, यहाँ से 5/4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मतलब क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस थी, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी थी दोस्तों? मतलब इसको यदि हम करें तो पॉइंट कुछ आएगा, और इसको यदि मतलब कम में ख़रीदे, एक अंडा हमने ख़रीदा और इसको बेच दिया कितने पे? 5/4 में। यहाँ पे एक अंडे की ये कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे एक अंडे की ये सेलिंग प्राइस है। अब देखिए क्या होता है, तो यदि हम इसको देखें दोस्तों तो क्या करेंगे अब आगे देखिए। तो यदि हमको प्रॉफिट निकालना है दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट यदि निकालने के लिए, प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? सेलिंग प्राइस में से यदि हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो हमको प्रॉफिट पता चल जाता है। और कैसे पता दोस्तों कि प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि एक अंडे की कीमत यहाँ पे कितनी है दोस्तों? एक से भी कम दिख रही है, 4/5 मतलब एक से कम। और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है हमारा, वो एक अंडे का, वो ₹1 से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए हमको पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 5/4 माइनस 4/5 कर देंगे हम। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? एलसीएम ले लेंगे 20, एलसीएम ले लिया हमने 20, एलसीएम हमने ले लिए 20। तो जब देखें 4 5 बार जाएगा दोस्तों, यहाँ कितना जाएगा? 25 माइनस 16, तो ये कितना हो गया दोस्तों? यहाँ से यदि इसको 25 में से 16 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा दोस्तों, ये 9/20 हो जाएगा ये, ठीक है। प्रॉफिट तो पता चल गया, लेकिन हमको परसेंटेज में पूछ रहा है दोस्तों, तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? तो प्रतिशत लाभ कितना होएगा दोस्तों? प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या होता है, क्या करना पड़ता है दोस्तों? प्रॉफिट कितना है? 9/20 का प्रॉफिट है, कितने में से? कॉस्ट प्राइस में से। कॉस्ट प्राइस कितनी है कि 4/5 है एक अंडे की, बटे 4/5 इंटू 100, तो ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा दोस्तों। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 9/20 गुणित, ये जब संख्या ऊपर जाएगी दोस्तों पलट जाएगी, 5/4 गुणित 100, ये हो गया। 5 से काट देते दोस्तों, 5 एकम 5, 5 चौको 20 हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। तो कितना जाएगा ये? 9/16 गुणित 100, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको अब हमको कुछ नहीं करना, 4 से काटना है, तो ये 4 चौको 16 और ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा दोस्तों। और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आपके लिए
आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 3 या 4, 1 2 3 4 कौन सा होगा आपको ये बताना है। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ तक बता दिया, बस आपको इसको काट के इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों यदि चैनल में आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जो और भी कुछ मैथ्स के जो क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए बने रहिए ASO एकेडमी के साथ। धन्यवाद।